नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आरओ पीसीएस या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम हो, उन सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की एक और ख़ास विशेषता है कि पीसीएस का जो मेंस एग्ज़ाम होता है, यूपी पीसीएस का जो मेंस का पेपर जीएस 1 होता है, उसमें लगभग आप लोग उठा के देखेंगे पेपर तो हर साल एक क्वेश्चन तो आया ही आया है। और सबसे रोचक बात ये है कि जो फैक्ट हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे, इन्हीं फैक्ट का आप अपने आंसर में मेंस के आंसर में यूज़ कर लेंगे तो आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आप सभी अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो है इसको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो इन्हें क्या हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम लोग जानते ही हैं। फिर सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। और इसको इतने नाम कैसे पड़ गए, तो इसके मतलब जो अलग अलग ये नाम पड़े हैं उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा में पहला जो स्थल की खोज की गई थी। और 1921 में 1921 में इस स्थल की खोज की थी दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। तो इसलिए इसका नाम पहले हड़प्पा सभ्यता पड़ा। फिर उसके बाद में जो सिंधु नदी है, इंडस जो नदी है, उसके आसपास के क्षेत्रों में और सारी चीज़ें और सारे स्थल हमें प्राप्त होने लगे। तो इसलिए इसका नाम कई सारे स्थल प्राप्त हुए, तो इसलिए इसका नाम जो है सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाने लगा था। तो ये इसके पीछे का नाम रखने के पीछे का ये रीज़न है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है इसके बारे में हमें जानकारी का जो मुख्य स्रोत क्या-क्या है। तो पुरातात्विक उत्खनन यानी जो वहाँ पे खुदाई हुई है, इन स्थलों की जो टीलों की जो हम लोग खुदाई किया गया है, वहाँ से जो जानकारी मिली है वही इसका मुख्य स्रोत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि आद्य ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसमें हमें वहाँ के बारे में लिपि तो मिलती है। उस क्षेत्र के बारे में जहाँ पे उत्खनन हो रहा है वहाँ पे लिपि तो मिली है, लेकिन हमें आज तक हम लोग उस लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसलिए ऐसे क्षेत्र को या ऐसे कालखंड को हम लोग क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक कालखंड। और जो प्रागैतिहासिक कालखंड क्या होता है कि जिसमें कोई लिपि नहीं मिली है। तो उसके बारे में का कैसे जानकारी मिलती है कि वहाँ के जो चित्रकला बनी है या फिर जो वहाँ के औजार उपकरण बने थे उनके माध्यम से हम लोगों को उस कालखंड के बारे में जानकारी मिलती है। और ऐतिहासिक कालखंड क्या होता है कि जिसके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं यानी लिपि मिली है और उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसे कालखंड को ऐतिहासिक कालखंड कहा जाता है। और जो सिंधु सभ्यता थी वो कितने किलोमीटर में या कितने लाख वर्ग किलोमीटर में उसका क्षेत्रफल का विस्तार था, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता विस्तृत थी। और रेडियो कार्बन जो C14 बोलते हैं उसके माध्यम से इसकी जो मान्य तिथि क्या है सिंधु सभ्यता की, तो लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है कि इसका कालखंड इतना रहा होगा। ये इम्पोर्टेंट है, कालखंड आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेडियो कार्बन 14 के आधार पे जो हड़प्पा संस्कृति है उसके बारे में कालखंड क्या-क्या रहे थे, तो जैसे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका कालखंड 3200 से 2600 ईसा पूर्व माना गया है। नगरीय हड़प्पा सभ्यता जो थी वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना गया है। और उत्तर हड़प्पा सभ्यता जो था उसका कालखंड 1900 से 1300 ईसा पूर्व माना गया है। और जो हड़प्पा सभ्यता की जो स्थल थे वो किस रूप में थे, तो उनकी आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार, यानी कि जो नगर वहाँ के बसते थे वो त्रिभुजाकार आकार में। पूरी जो हड़प्पा सभ्यता जो मिली है, जितने भी उसके शहर थे, नगर थे, उनकी आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसको कांस्य युगीन तथा आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी बोला जाता था। कांस्य युगीन क्यों बोला जाता था? क्योंकि यहाँ पे लोग सर्वप्रथम तांबे धातु का तांबा तांबा का लोग प्रयोग करना सीख चुके थे, या तांबा के बारे में इन लोगों को जानकारी थी, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते थे। और आद्य ऐतिहासिक के बारे में हम लोगों ने भी चर्चा कर ली है।
अब लोग बात करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था, अभी तो हम लोग बात की थी 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका टोटल विस्तार था। तो ये इसके जो स्थल थे, यानी सबसे उत्तरी स्थल कौन है, सबसे दक्षिणी स्थल कौन है, और पूर्वी और पश्चिमी स्थल कौन से थे, तो इसका विस्तार कैसे था। तो सबसे उत्तरी स्थल जो है वो मांडा मांडा एक स्थल है, हड़प्पाई स्थल है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, मांडा एक स्थल है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वैसे ही सबसे दक्षिणी स्थल जो कौन है, तो दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र, जो हमारा महाराष्ट्र है वहाँ पे दैमाबाद एक स्थल है, वो पड़ता है सबसे दक्षिणी स्थल, और ये प्रवरा नदी पे है, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है दैमाबाद। वैसे ही जो पूर्वी स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल आप कह सकते हैं वो आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और ये आलमगीरपुर किस नदी पे है, तो ये हिंडन नदी पे है, ये हिंडन नदी पे है। वैसे सबसे पश्चिमी जो इसका स्थल है वो सुतका गेंडोर है, जो कि मकरान तट यानी कि बलूचिस्तान में है। ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट जो चारों स्थल है, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, और सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान या मकरान तट में पाया जाता है, ये चारों स्थल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ तिथि दे रखी है सिंधु घाटी सभ्यता से, कि जिसका निर्धारण कुछ विद्वानों ने किए थे। तो ये तिथि उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप लोगों को देखना हो तो वीडियो पॉज करके आप लोग इस तिथि को देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की थी। तो मैं अभी शुरू में बताया था कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले की गई थी। और जो हड़प्पा स्थल है, ठीक है, सभ्यता में तो सारे स्थल आ जाएंगे, लेकिन जो हड़प्पा जो पहला स्थल जो खोजा गया था वो दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, दयाराम साहनी जी के द्वारा। ठीक है, जो पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा, दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में। वैसे मोहनजोदड़ो जो है, फिर दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो खोजा गया था 1922 में। 1922 में इसको खोजा गया था राखलदास बनर्जी जी के द्वारा। जो मोहनजोदड़ो स्थल है उसको किसने खोजा था, तो 1922 में राखलदास बनर्जी जी ने इसको खोजा था। और जो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी कौन थे, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थलों की खुदाई की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो हड़प्पा स्थल है उसके जो विशाल टीलों पर पहली बार ध्यान किसका गया था, तो चार्ल्स मैसन का गया था 1826 में। और चार्ल्स मैसन भी एक पुरातत्वविद थी। ठीक है, तो सबसे पहले हड़प्पा स्थल के जो टीले थे उस पर ध्यान किसका गया था, तो चार्ल्स मैसन का गया था 1826 में। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो थे, जो कि इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, महत्व को नहीं समझे थे, वो कौन थे, ए कनिंघम थे 1853 में। और ए कनिंघविद थे, ए कनिंघम थे। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं कि पूर्व विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही, तो 6 शताब्दी तक लगभग जीवित रही थी। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग 6 शताब्दी तक ये विकसित रही। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया था, तो सर जॉन मार्शल ने इन्होंने, जो पहले जिसको हड़प्पा सभ्यता बोला जाता था अब उसको सिंधु सभ्यता बोला जाएगा। तो ये किसने नामकरण किया था, तो सर जॉन मार्शल ने किया था। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा था, तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था, ये इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला इस नाम से भी जाना जाता है। किसको, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता था। और जो मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी वो 7 और 11 मीटर लगभग चौड़ी होती थी, 7 और 11 मीटर चौड़ी होती थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नगरों का विकास हो चुका था। और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसके बारे में हमने शुरू में बात की थी कि उस समय जो पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसका नाम पहले हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, फिर और भी स्थल मिल गए, तो इसलिए इसको सिंधु नदी के आसपास और सारे स्थल मिल गए, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले की सभ्यता क्यों माना जाता है, उसके पीछे का क्या कारण है या किसके आधार पर माना जाता है? तो मृदभांड, यानी जो उस समय के मृदभांड प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर यह माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आर्यों से पहले की सभ्यता है। और आर्यों की सभ्यता जो थी एक कैसी सभ्यता थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी। इनको लोहे का ज्ञान था, लोहे का ज्ञान था। इसलिए आर्यों के समय में क्या हुआ, खेती और ज़्यादा आसान हो गई, ठीक है। ये जो गंगा के तराई क्षेत्र हैं, गंगा से सटे हुए जितने भी क्षेत्र थे, ऐसी जगहों पे आर्य आर्य लोग आए और बस गए और खेती करना प्रारंभ कर दी, ठीक है। तो ये आर्यों के बारे में इतनी थोड़ी सी जानकारी हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो सिंधु सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता, यानी जो आर्यों की सभ्यता थी उससे किस प्रकार से भिन्न थी? तो अभी मैं बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी, ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रलेखी लिपि थी, ठीक है, चित्रलेखीय लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा एवं रक्षा शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, जबकि वैदिक सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान था। और इसके वजह से ये लोग अच्छे उपकरण हथियार बना लेते थे, तो ये लोग युद्ध करने में भी माहिर थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सिंधु सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जो कि पत्तन नगर यानी बंदरगाह नगर कौन सा था? तो लोथल था। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में, वर्तमान के गुजरात में लोथल पड़ता है। दधेरी, कहाँ पे पाया जाता है? जो कि एक पर्वतीय हड़प्पा पुरा स्थल है, तो ये पंजाब में स्थित है। दधेरी कहाँ पे स्थित है? पंजाब में स्थित है। अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, पूरा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक स्थल कहाँ, किस नदी के तट पे मिले हैं? तो घग्गर और हाकरा नदी के तट पर सबसे ज़्यादा हड़प्पाई स्थल मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किलेबंदी किस कालखंड को प्रदर्शित करती है? तो प्राक हड़प्पा कालखंड को प्रदर्शित करती है। कच्ची ईंटों से किलाबंदी की गई थी, कहाँ पे? प्राक हड़प्पा काल में की गई थी। और जो गोदावरी नदी घाटी का जो क्षेत्र है, वहाँ पे प्रवरा नदी पे दैमाबाद, ये सैंधव स्थल था, सिंधु घाटी का स्थल था दैमाबाद, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता गया हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है और ये प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बनावली और कालीबंगा। बनावली कहाँ पे स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित है। और कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ये दोनों स्थल हैं, तो बनावली हरियाणा में और कालीबंगा राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो मेसोपोटामिया का जो अभिलेख है, यानी मेसोपोटामियाई जो सभ्यता थी उस समय का जो एक अभिलेख मिला है, उसमें मेहुला शब्द का उल्लेख किया गया था। और ये जो मेहुला शब्द है कहाँ से, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सिंधु क्षेत्र, यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसके लिए मेहुला शब्द का प्रयोग किया गया था। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो जो हड़प्पाई सभ्यता के समकालीन मानी गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि मेहुला जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उसमें मेहुला शब्द का क्या मतलब है या किस क्षेत्र के लिए मेहुला शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सिंधु घाटी क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है। मांडा, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है स्थल और हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो चिनाब नदी के, जो चिनाब नदी है उसके तट पर स्थित है मांडा, जम्मू कश्मीर का स्थल। हड़प्पा संस्कृति का कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से दुर्ग और नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर यानी दीवारों से घिरे हुए हैं? तो कौन सा स्थल है? कालीबंगा। कालीबंगा में
दुर्ग के लिए अलग सी दीवारें बनी हुई हैं और जो निचला नगर है वो उसके लिए अलग दीवार बनी हुई है, ठीक है। दुर्ग क्या अर्थ है यहाँ पे? तो दुर्ग ऐसे क्षेत्र होते थे, ऐसे घिरे हुए क्षेत्र होते थे जहाँ पे सामंत या बड़े लोग रहते थे, ठीक है। उस समय के जो लोग सामंती लोग थे या फिर जो प्रभावशाली लोग थे, वो लोग दुर्ग वाले क्षेत्र में रहते थे। निचले नगर में कौन रहता था? कि जो लोग काम करने वाले थे, मज़दूर थे, व्यापारी वर्ग के, छोटे व्यापारी वर्ग के लोग, ऐसे लोग तो निचले नगर में रहते थे, ठीक है। तो ज़्यादातर जो हड़प्पा स्थल थे, वो 2 भागों में डिवाइड होते थे कि एक दुर्ग होता था, एक निचला नगर होता था। लेकिन आगे कुछ एक एक स्थल ऐसा भी आएगा जो कि जो जहाँ पे कि 3 भागों में वो पूरा क्षेत्र डिवाइड था, ठीक है? जहाँ पे दुर्ग होता था, मध्य नगर होता था और निचला नगर होता था। वैसे ही एक स्थल और आगे आएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, कि जहाँ पे किलेबंदी नहीं की गई थी, यानी वहाँ पे दुर्ग और निचला नगर जैसे स्थल नहीं थे। वहाँ पे एक एक समान सब लोग एक तरीके से एक क्षेत्र में रहते थे, ठीक? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सैंधव वासियों को किस चीज़ के निर्माण करने के बारे में जानकारी थी, तो वो लोग कूप बना लेते थे, यानी कुओं का वो लोग निर्माण कर लेते थे, स्तंभों का निर्माण कर लेते थे और नालियों का निर्माण कर लेते थे। और सिंधु घाटी के क्षेत्र के जितने भी जो नगर बने थे, वहाँ की एक और विशेषता थी कि घर आपका, जैसे ये आपका घर हो गया, तो नालियाँ, अगर ये मेन रोड है, ठीक है, तो दरवाजे जो होते थे ये पीछे वाले तरफ है, अगर पतली सी गली है तो दरवाजे इधर होते थे, ठीक है। और जो भी नालियाँ इधर से बनती थी सब ढकी होती थी, ठीक है। ये इसकी एक विशेषता थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो कच्छ क्षेत्र है वहाँ से कौन से स्थल मिले हैं हड़प्पाई स्थल? तो देसलपुर मिला है, सुरकोटदा मिला है और धौलावीरा। और ये तीनों स्थल कहाँ पे स्थित हैं? तो गुजरात में स्थित हैं। ये तीनों स्थल कहाँ पे स्थित हैं? गुजरात में। देसलपुर, सुरकोटदा और धौलावीरा। धौलावीरा जो स्थल है वो कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पर स्थित है? तो कादिर द्वीप पर स्थित है। धौलावीरा किस द्वीप पर स्थित है? कादिर द्वीप पर स्थित है। खंभात क्षेत्र के स्थित जो हड़प्पाई स्थल है वो कौन से? रोजदी, रंगपुर, लोथल। और लोथल कौन सा स्थल था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक पत्तन नगर है। लोथल क्या है? एक पत्तन नगर है। और ये तीनों स्थल कहाँ पे हैं? गुजरात में। लोथल की एक और विशेषता है कि यहाँ मनके बनाने की फैक्ट्री भी मिली है। लोथल से मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोथल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्रता के बाद, यानी जब भारत आज़ाद हो गया था, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो सैंधव स्थलों की खोज किस राज्य से की गई थी? तो गुजरात से की गई थी। जो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित एक हड़प्पाई स्थल है वो क्या है? सोर्तुघई और मुंडीगाग। सोर्तुघई और मुंडीगाग कहाँ पे स्थित है? तो हिंदुकुश जो पर्वत श्रृंखला है उसके उत्तर में स्थित है। बलूचिस्तान में जो हड़प्पाई स्थल कौन से मिले हैं? तो डाबरकोट है, सुतका कोह है और सुतका गेंडोर है। ये 3 स्थल बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में मिलते हैं। डाबरकोट, सुतका को और सुतका गेंडोर स्थल मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी जो इमारत कौन सी है? तो विशाल अन्नागार, यानी कि ग्रेट ग्रैनरी, यानी वहाँ अनाज रखने का सबसे बड़ा कोई घर बना हुआ था, अन्नागार था, जिसको मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत कहा गया है। सिंधु घाटी में स्थित सैंधव सभ्यता के स्थल कौन थे? तो मोहनजोदड़ो था, चन्हुदड़ो और कोट दीजी थे। उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त स्थल कौन से मिले हैं? उत्तर प्रदेश में तो आलमगीरपुर, सोथी, हुलास, जो कि सहारनपुर में है, आलमगीरपुर मेरठ में है। और जो इस समय 2023 से यूपी पीसीएस के मेंस का जो पेपर है उसमें ऑप्शनल हटा के पेपर जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 को ऐड किया गया है। तो जो जीएस पेपर 5 है उसमें एक उत्तर प्रदेश के जो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इसके बारे में टॉपिक दिया हुआ है। तो उसमें उसमें ये स्थल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थलों के बारे में या उनकी विशेषताओं के बारे में बताइए, कौन कौन से स्थल थे। तो आप लोग मैप बना के ऐसे स्थल को दिखा सकते हैं, जैसे हमने उत्तर प्रदेश का एक मैप बना दिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मैप बना दिया। तो अब सहारनपुर सबसे ऊपर है, तो यहाँ पे हमें हुलास मिल जाएगा, ठीक है। फिर मेरठ में आलमगीरपुर मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग बना देंगे तो आंसर थोड़ा और इफेक्टिव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हड़प्पा सभ्यता की ईंट जो प्राप्त हुई थी उसका क्या अनुपात था? तो 1:4 के रेशियो में
वहाँ के ईंटों का अनुपात था, ईंटें बनती थी। हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो कोटदीजी से प्राप्त हुआ है। जो कोटदीजी था वो स्थल था जहाँ पे वहाँ का दुर्गीकरण यानी किलेबंदी की गई थी इस स्थल की। हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम क्या है? तो हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये इसका भौगोलिक अनुक्रम है। झूकर संस्कृति का संबंध किस स्थल से है? तो चन्हु-दड़ो से। झूकर संस्कृति का संबंध कहाँ से है? तो चन्हु-दड़ो से है। जो झूकर संस्कृति का संबंध चन्हु-दड़ो से है और ये परवर्ती हड़प्पा संस्कृति है। क्या है? परवर्ती हड़प्पा संस्कृति है। ठीक, एक मिनट। हाँ, और ये परवर्ती हड़प्पा संस्कृति है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो हड़प्पा संस्कृति का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो सैंधो सभ्यता थी इसके नगर की क्या विशेषता थी? तो इसके नगर की ये विशेषता थी कि ये ग्रिड विन्यास पर आधारित थी, यानी कि ग्रिड पद्धति पे इसके नगर का विकास हुआ था, ग्रिड पद्धति पे। और जो सड़कें होती थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 डिग्री सड़कें ऐसे काटती थी। हड़प्पा, बनावली, चन्हुदड़ो के नगरों में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि पाकिस्तान का जो चोलिस्तान के क्षेत्र में जो रेगिस्तान पाया जाता है वहाँ से सरस्वती नदी के शुष्क शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल की खोज मोहम्मद रफ़ीक मुगल ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो आलमगीरपुर जो स्थल है, हड़प्पाई स्थल है जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, इसकी खोज किसने की थी या इसका उत्खनन किसने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा जी ने किया था, 1950 में किया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा जो कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। आलमगीरपुर किसके कहाँ पे स्थित है? तो हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। धौलावीरा से चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया है। कहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है? तो धौलावीरा में किया गया है। आगे बढ़ते हम लोग। जो धौलावीरा है यहाँ से मध्य नगर के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि मैं अभी बताया कि सब जगह पर देखा गया कि दुर्ग मिलता था और निचला नगर मिलता था, लेकिन यहाँ पे एक मध्य नगर भी मिला। कहाँ पे? धौलावीरा में। तो जो धौलावीरा था ये पहला ऐसा नगर मिला है हड़प्पा सभ्यता का जो कि 3 भागों में डिवाइड था, एक दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। लोथल कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है। ठीक है, ये लोथल से संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सैंधो स्थल चन्हुदड़ो के उत्खनन, ठीक है, उत्खनन कार्य का निर्देशन किसने किया था? तो EJH मैके ने किया था चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन। EJH मैके ने किया था। कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है और बनावली जो कि हरियाणा में स्थित है, इसका संबंध किस काल से है? तो चैल्कोलिथिक यानी ताम्रपाषाणिक काल से इसका संबंध माना जाता है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो हड़प्पा है, ठीक, हड़प्पा स्थल जो मिला था सबसे पहले जिसकी उत्खनन हुआ था वो किस नदी के तट पे है? तो रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है हड़प्पा। और चन्हुदड़ों का दुर्गीकृत नहीं किया गया था, यानी चन्हुदड़ जो स्थल है चन्हुदड़ों का, यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की किलेबंदी नहीं की गई थी, यानी सब लोग एक तरीके से रहते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किस पे किया जाता था? तो सेलखड़ी पे वहाँ की मुद्राएं निर्मित की जाती थी। और जो वहाँ के मुहर होते थे उस पे गाय और घोड़े का अंकन नहीं किया गया था, गाय और घोड़े का अंकन नहीं किया गया था, लेकिन कुछ और जानवर थे जिनका जो मुहर और टेराकोटा था उस पे कलाकृतियाँ बनाई गई थी, जैसे एक श्रृंगी यूनिकॉर्न के हाथी, गैंडा, हिरन, बाघ और भेड़ा आदि का चित्रों का अंकन किया जाता था उनके मुहरों पे और टेराकोटा पे।
और जो वहाँ के बर्तन बनते थे, सिंधु सभ्यता के जो बर्तन बनते थे, उस पे लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। जो सिंधु घाटी के निवासियों की जो सभ्यता का जो मूल स्रोत है, यानी उनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, किससे मिलती है? वहाँ की जो मुहरें होती थी, ठीक है, वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। और इन लोगों को तांबा धातु का ज्ञान था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हड़प्पा लिपि के बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो कि धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।